राम राम जी सभी को, कैसे हो आप सब। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है एचटेट टीजीटी साइंस को। तो मैं हूँ आपकी दोस्त पीयूष हंस। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टीजीटी साइंस की इम्पोर्टेंस। देखिए 60 मार्क्स की एग्जैक्टली साइंस आ रही है और साइंस में हम डिस्कस करें इस लेक्चर में बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को। अब बायो खुद में ही दो सब्जेक्ट का रूप है। यहाँ पे हम बॉटनी और जूलॉजी दोनों को पढ़ रहे हैं, मतलब आपको पौधों को भी पढ़ना है और साथ में आपको एनिमल्स, जीव जंतुओं को भी पढ़ना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, पावर ऑफ स्टडी एंड साइंस। अगर आप साइंस के टीचर बनने वाले हैं तो आप पूरी लाइफ को चेंज करने वाले हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज करने वाले हैं, रिसर्च को आगे बढ़ाने वाले हैं। जय किसान, जय जवान एंड जय विज्ञान। तो एक वही टीचर अच्छा है जो अपने स्टूडेंट को भी क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो इसलिए हमें भी मोटिवेट रहना है और ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना ही है। तैयारी हमारी इस तरीके से रहेगी कि स्क्रीनिंग की तैयारी भी साथ साथ होती रहे। अब यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से करना है। एक सबसे बड़ी गलत फहमी, टीजीटी है तो खाली 9-10 से काम चल जाएगा क्या? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जब हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे, इवन आप अभी जो एस्टेट हुआ था पिछले साल उसके क्वेश्चंस देख लीजिए, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा सिर्फ 9 और 10 से। क्वेश्चंस अच्छे आएंगे। अगर 60 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं तो बायो के क्वेश्चन 21-22, मतलब कि 20 से ज़्यादा ही आएंगे। इवन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि स्क्रीनिंग के अंदर बायो अकेला 40% से ज़्यादा आ जाता है। मतलब बायो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इवन जो नॉन मेडिकल वाले भी है, टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बायो को गलती से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि स्क्रीनिंग के अंदर बायो का वेटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है और नॉर्मल हमारा एस्टेट टीजीटी साइंस के अंदर भी इसका रेशियो ज़्यादा ही रहेगा 2-3 क्वेश्चन से। अब यहाँ पे एनसीईआरटी रीड तो करनी है, बट जो टॉपिक ओवरलैप हो रहे हैं, जैसे कि क्लास 8 में हम पढ़ते हैं चैप्टर माइक्रोऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। अब यहाँ पे कुछ डिसीजेस है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे ट्यूबरक्लोसिस पे, उसको लिंक करके पढ़ना है क्लास 12 के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से, वैक्सीन का, इम्यूनिटी का। अब सेम चीज़ जो वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी दे रहा है क्लास 9 में भी है, सेम कॉन्सेप्ट को हमें लिंक करके पढ़ना है हायर क्लासेस से भी। तभी एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएंगे एंड स्क्रीनिंग भी समझिए कि वहाँ पे क्लियर हो गया। तो कोई भी टॉपिक को इस तरीके से रेडी करना है कि हम स्क्रीनिंग को भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, कभी भी ये नहीं सोचना टीजीटी है तो सिर्फ 9-10 पढ़ के काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको अच्छे से रीड करना है 11th-12th को भी, जो खासकर जो टॉपिक ओवरलैप हो रहे हैं। अब जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि एस्टेट में एमसीक्यू आएगा आपके टीजीटी के अंदर, इवन पीजीटी में भी। तो हमें क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारी नेक्स्ट लेक्चर से ही हम रेगुलर लेके आने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़, जहाँ पे जितने आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्लियर करने के चांस बढ़ जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके डायग्राम्स बनाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज, जहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कौन कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है और कौन से टॉपिक वीक है। अब हम आते हैं रेगुलर स्टडी की। ऐसा नहीं है कि पेपर से 2 दिन पहले तो पूरी 2 रातें पढ़ ली और सोचा हो जाएगा क्लियर, ऐसा नहीं। जितना भी टाइम रहता है अच्छे से कंसिस्टेंट होके प्रिपेयर करना है। आप में से बहुत सारे जॉब में हैं, बहुत सारी आप मदर है, आई नो डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, बट स्टिल कंसिस्टेंट अगर आप तैयारी करते हैं तो उससे दिमाग पे बर्डन नहीं आएगा, मेमोरी तेज होएगी एंड आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप चीज़ों को रिवाइज भी कर सके। मेन चीज़ है मेमोरी। जो भी पढ़ा है अगर वो याद रह गया तो बस बात तो बन गई। क्योंकि एस्टेट की एक अच्छी बात है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को आपको क्या करना है, क्या है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग का दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपकी मेमोरी सही है तो आपका आंसर सही होगा और यहाँ पे आपका विन विन है, क्योंकि आपको 150 में से 90 मार्क्स ही लेके आने हैं। अब यहाँ पे रहता है एमसीक्यू। जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतनी एक्यूरेसी क्या रहेगी आपकी, बढ़िया रहेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम एस्टेट की बात करें, लाइक एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सेल साइकिल। ओके, एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सबका क्वेश्चन आता है कि 9th क्लास में पहले एनिमल किंगडम होता था, अब एनसीईआरटी से काट दिया। सेम चीज़ 9th क्लास के एनसीईआरटी से कट किया है ना, क्या 11th क्लास के एनसीईआरटी से कट किया? नहीं, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन एनिमल किंगडम से आ जाते हैं। वे कॉकरोच किससे बिलोंग कर रहा है, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, किस फाइला से बिलोंग कर रहा है, किस किंगडम से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि 9th क्लास के एनसीईआरटी से कट हो गया तो हमें क्यों ही पढ़ना है। पढ़ना है, 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं 11th क्लास के एनसीईआरटी में। सेम फॉर प्लांट किंगडम, सेल एंड सेल डिवीज़न। इवन 2024 एस्टेट के जो क्वेश्चंस थे
उसके अंदर भी साफ साफ जीवन से फेस से क्वेश्चन आया हुआ था, हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर प्रॉपर प्लांट के अंदर जो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पाथवे, इवन प्लांट का पूरा मेटाबॉलिज्म जिसमें आप पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, क्रैब साइकिल जिसको हम बोलते हैं, सारी साइकिल्स अच्छे से आनी चाहिए। अब ये मत सोचना हम इतना डीप में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप नो डाउट TGT है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 9-10 से आ जाएगा। इवन अब तो 10th क्लास के CBSE तक एग्जाम तक में ये लेवल आ जाता है, जहाँ से बच्चों से पूछ लेते हैं कि TCA साइकिल सेल के किस ऑर्गेनल में होती है, माइटोकॉन्ड्रियम में होती है। तो हमें कंसेप्ट को इतना अच्छे से समझ के करना है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा के भी दे दिया जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकें। अभी हमने देखा प्लांट फिजियोलॉजी, साथ में एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में क्या करना है, सब एनिमल्स को स्टडी नहीं करना है। अगर आपको टारगेट करना है सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी पे टारगेट करना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब, इवन यहाँ पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी इसके अंडर आ जाएगा, जहाँ पे आप पढ़ोगे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कि जो हमारी ग्रंथि है, हमारा न्यूरल सिस्टम, हमारे हार्मोन्स बनाने का सिस्टम, कैसे हार्मोन्स रेगुलेट कर रहे हैं हमारी बॉडी को, इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। रिप्रोडक्शन से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं और स्क्रीनिंग के अंदर भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। रिलेट करके करना है क्लास 12 से। सेम फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। देखो ह्यूमन की हेल्थ की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे इफेक्ट करते हैं किसी भी ह्यूमन की हेल्थ को, ये चैप्टर की स्टार्टिंग हो जाती है क्लास 8 से। लेकिन इसी का ही बड़ा रूप क्लास 12 के अंदर भी एक चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। क्लास 8 में चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, लेकिन वही चैप्टर का अच्छा रूप, थोड़ा फंडामेंटल से एडवांस रूप जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। देखो इम्यूनाइजेशन का, वाइट ब्लड सेल का डिस्कशन हम छोटी क्लास से करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे। जैसे कि हम सिर्फ पढ़ते हैं वाइट ब्लड सेल्स, बट एग्जामिनर वहाँ पे टी हेल्पर सेल भी पूछ सकता है, लिम्फोसाइट्स के बारे में पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। इवन क्लास 9th की NCERT तक ने डायग्राम्स में दिखाया है अपने कि कौन से WBC के अंदर लिम्फोसाइट का साइज, मोनोसाइट्स का। अब लिम्फोसाइट्स के अंदर भी आप पढ़ते हो T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट्स। अब B लिम्फोसाइट का ओरिजिन कहाँ हुआ, T लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन कहाँ हुआ, क्या फंक्शन है, ये तो क्लास 9th की NCERT तक ने दे दिया। तो आप समझिए कि HT TGT साइंस में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कितना बढ़िया लेवल का आएगा। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, हम यहाँ पे फंडामेंटल जो उठाएंगे क्लास 10th का उठाएंगे, लेकिन उसको एडवांस लेकर जाएंगे क्लास 12 तक। ज़रूरत पड़े तो उससे आगे भी जाएंगे, क्योंकि PYQ में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा एडवांस तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। खासकर सब्जेक्ट में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो। सोचिए कि अगर आपने अपने फंडामेंटल से एडवांस तक अभी क्लियर कर लिए तो एस्टेट तो क्लियर बिल्कुल आराम से होगा, साथ में स्क्रीनिंग की तैयारी भी अभी से स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। तो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर हमने बात कर ली कि हर एक कंसेप्ट अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो हमें प्रॉपर केमिकल पाथवेज है हमारे सेल के अंदर। रेस्पिरेशन में भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, किस तरीके से रेस्पिरेशन हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। ओके, एक क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना कि किस में ज़्यादा ATP रिलीज़ होती है, एरोबिक में या फिर एनारोबिक में। क्वेश्चन बहुत ईजी है, और क्यों ज़्यादा रिलीज़ होती है और किस में ज़्यादा रिलीज़ होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद है प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो हम एक बार पहले बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की, हमने एनिमल फिजियोलॉजी की बात करी। सेम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से क्लास 11th में एक प्रॉपर यूनिट भी है जिसके अंदर सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। अब इसको आपको रिलेट करो, क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। अब समझो, अब यहीं पे क्लास 9th में एक चैप्टर है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जब हम बच्चों को बिल्कुल स्टार्टिंग में आप पढ़ाते भी है। अब इन चैप्टर्स को रिलेट करके पढ़ना है हमेशा, कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि चैप्टर अलग है, अलग नहीं है, बिल्कुल रिलेटेड है। इवन क्लास 8th के अंदर आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब वही माइटोकॉन्ड्रिया आप क्लास 9th में बच्चों को पढ़ाते हैं, वही चीज़ क्लास 10th में आ जाती है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड में कि कोई लाइफ प्रोसेस में रिएक्शन हो रही है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो वो कहाँ हो रही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। लेकिन अब एस्टेट बिल्कुल एक 1 लाइन तो आंसर पूछेगा नहीं, वो बढ़िया सा क्वेश्चन देगा, उसके 4 ऑप्शन देगा और आपसे क्या डिमांड रखेगा कि आप बच्चों एक अच्छे टीचर है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा। अब जैसे कि MCQ के अंदर आ जाए हमारे पास कि कोई एथलीट है तो उसके अंदर
वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों ले रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल नीड ज़्यादा है, वो ज़्यादा एटीपी उसको बनानी है। अब यहाँ पे ज़्यादा एटीपी बनानी है तो उसको क्या करना है? उसको स्टोर भी करके रखना है। किसको स्टोर करके रखना है? उसको ऑक्सीजन को स्टोर भी करके रखना है। तो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट, कौन सा केमिकल ज़्यादा होना चाहिए, राइट? तो वहाँ पे मायोग्लोबिन का कंटेंट जो है उसके अंदर ज़्यादा होना चाहिए, जो कि हमारी मसल्स में पाया जाता है। अब इसी को आपको लिंक करके पढ़ना है क्लास 9th का एक चैप्टर से, मसल से। जैसे कि कार्डियक मसल्स होती है हमारे पास, स्मूथ मसल्स होती है, कार्डियक मसल हमारे दिल की मसल्स जो कभी नहीं थकती। थक गई तो बस हम ऊपर चले जाएंगे, वो तो नहीं जाने वाले। अभी तो वो एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, बहुत कुछ करना है अभी। तो आप सोचिए, आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और आप गवर्नमेंट स्कूल की टीचर बन के ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहे, वो गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं। और हम उन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं जो बच्चे अच्छे स्कूल में ना जाके, मतलब हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को एक अच्छे लेवल पे लेके जाने वाले हैं, जो देश का भविष्य है। तो आप सोच के देखिए कि आप बहुत भलाई का काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा ज्ञान दे के जिसको हमारे भविष्य को जो सुधार सके। अब हम कुछ वन लाइन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांस बहुत ज़्यादा है, पीवाईक्यूज में आए भी हुए हैं। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट अगर नर्वस सिस्टम की आती है तो न्यूरॉन होता है। लेकिन वही चीज़ अगर आ जाती है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, देखो जरूरी नहीं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के जो है वो नेम दे देंगे। तो नेफ्रॉन करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। न्यूरॉन नहीं करना है, वो तभी करना है जब आपसे ब्रेन की बात करी हो। उस बस फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब इतना मत सोचिए सिर्फ इतना कोई इजी क्वेश्चन पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट रिएक्शन हो रही है, जो डार्क रिएक्शन हो रही है, उस लेवल तक आपको जाना है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हमें ये भी पता होना चाहिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कौन सा चार्ज है। थोड़ी इसकी केमिस्ट्री भी जाननी है डीएनए की। इवन जब इसकी केमिस्ट्री जानोगे तो ये सेम क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर जो अपना बायोमोलिक्यूल है, केमिस्ट्री में भी है वो चैप्टर, और वो चैप्टर बायो का भी है। तो वहाँ पे आपको दोनों में हेल्प मिलेगी। सेम फॉर डिसीज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब आप कहोगे स्टार्टिंग में ही बीमारियां पढ़ानी स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं है, अगर बीमारियां पढ़ोगे तभी बच्चों को बीमारियों के बारे में बताओगे और उनसे बचने के तरीके भी आप बताओगे। बीमारियां पढ़ना, बीमारियां पढ़ाना और उनके तरीके, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम कैसे बच सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर बच्चा तो आगे जाके मेडिकल बायो लेगा नहीं, तो बीमारियों से बचने के तरीके और भी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ट्यूबरक्लोसिस जैसे कौन कोस कर रहा है? तो बैक्टीरिया कोस कर रहा है। कौन सा बैक्टीरिया कोस कर रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कोस कर रहा है। अब ये बैक्टीरिया खतरनाक क्यों है? अगर लंग्स ट्यूबरक्लोसिस होता है तो लंग्स को इफेक्ट करता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है ये कि जान तक ले सकता है। ऑल तो हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जिसको हम ICMR बोलते हैं, उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं इसको ठीक करने के लिए, कि हम ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह से ख़त्म कर सके। वैक्सीन भी है। अब देखो, वैक्सीन का टॉपिक क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है। इवन पहले क्लास 9 में भी एक चैप्टर था वाई डू वी फॉल इल, जहाँ पे बहुत डिटेल में था। अब ये मत सोचना कि क्लास 9 से तो कट गया तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्लास 12th में है ना चैप्टर, वहाँ से थोड़ा डिलीट हुआ। हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डिसीज़ हो रहा है प्लाज्मोडियम के कारण। अब देखो, ये हर क्लास में मेंशन कर दिया। ये ऐसी बीमारी है, मतलब क्लास 8 9 हर क्लास में प्लाज्मोडियम का जिक्र है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। जो टॉपिक बहुत ज़्यादा ओवरलैप होते हैं, हर क्लास में आते हैं, मतलब वो इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट हो भी क्यों ना। अभी तक इतने सारे प्रोग्राम चलाने के बाद भी हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इतने साल हो चुके, हर साल प्रोग्राम चला रहा है, बट स्टिल आज के दिन भी हम मलेरिया जैसी बीमारी को बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, मच्छर फैला रहे हैं, हम मच्छर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो कहाँ से ख़त्म कर पाएगी। इसलिए जो ये एग्ज़ाम से हर साल क्वेश्चन देते ताकि हम पढ़ें और हम और जान पाए इनके बारे में। तो प्लाज्मोडियम, अब प्लाज्मोडियम से एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है। सेम क्वेश्चन तो हर बार आएगा नहीं, थोड़ा और मॉडिफाई करके देखिए क्वेश्चन कि कौन सा प्लाज्मोडियम की स्ट्रेन बहुत खतरनाक है, जिसको हम फैटल बोलते हैं, जो जान तक ले सकता है। तो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो जान तक ले सकता है। विटामिन
सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्कर्वी होगा, जो मसूड़े होते हैं उनके अंदर से खून आने लग जाएगा। अब एड्स कौन कोज करता है, तो एड्स कोज करता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये कुछ बीमारियां ऐसी है जो हर बायो की हम बेसिक फंडामेंटल, जैसे कि क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के अंदर तो प्रॉपर एक बहुत बड़ा चैप्टर के अंदर अच्छे से टॉपिक है एड्स। क्यों है ये टॉपिक, क्योंकि इतने साल हो गए एम्स दिल्ली, इंडिया में हर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में, इतने सारे इंस्टीट्यूट इंडिया में, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी इतने साल हो गए हमें वैक्सीन बनाते हैं, बट स्टिल आज की डेट में भी हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया ने HIV के खिलाफ एक पर्टिकुलर वैक्सीन बना ली। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्यों नहीं बना पाया। तो आप बोलोगे क्योंकि वायरस ही खतरनाक है, वो अपने अंदर का जो RNA होता है, सुनना, HIV के अंदर DNA नहीं RNA होता है, वो अपने RNA को ही म्यूटेट कर लेता है, चेंज कर लेता है। आप वैक्सीन बना भी लोगे, जब तक आप वैक्सीन बना के हटोगे, अब जो वायरस की स्ट्रेन है वो चेंज हो चुकी होगी। जब तक पर्टिकुलर इलाज नहीं मिलेगा, एग्जामिनर पूछेगा, क्वेश्चन आने के चांस मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। अभी तो मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में बताया है, इसके अंदर की डिटेल दी ही नहीं है कि RNA होता है तो कौन सा RNA होता है, कितने RNA होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, तो बहुत बड़ी डिटेल है। एग्जामिनर चाहे तो बहुत एडवांस लेवल भी दे सकता है, बट हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर बिल्कुल फंडामेंटल से, धीरे धीरे करके हम जाएंगे एडवांस पे। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि 9th-10th को पढ़ लिया और काम हो गया, ऐसा नहीं है। आप PYQ उठा के देखिए, आपको पता लग जाएगा लेवल कैसा होता है। ये एस्टेट है, बिल्कुल इजी पेपर नहीं देने वाला, सोच के देखिए, वरना तो हर साल हर किसी का ही क्लियर हो जाता। सिर्फ 90 नंबर ही तो चाहिए 150 में से, मतलब 60% ही तो चाहिए, आ जाते फिर तो, मतलब कुछ ना कुछ तो लेवल के अंदर बात है यहाँ पे। तो लेवल रियली अच्छा होगा। MCQ हो गए नो डाउट, लेकिन MCQ भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो गए। अगर आपको प्रॉपर अच्छे से नॉलेज है तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि हाँ तुक्का लगा देंगे, तो नहीं होगा। बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज है तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब डेंगू कौन सा स्प्रेड करता है, तो एडिस एचिपति, एडिस मॉस्किटो। अगर यहीं पे क्वेश्चन आता मलेरिया कौन करता है, तो एनोफिलिस होता है। तो ये हमने बात कर ली एस्टेट के कुछ क्वेश्चंस की। तो अब आपको करना क्या है, अपनी तैयारी को अच्छे से रेगुलर रखना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेगुलर तैयारी करना, MCQ की प्रैक्टिस करना, क्योंकि पेपर में MCQ आ रहा है तो MCQ की प्रैक्टिस करना। अभी हम रेगुलर लेके आएंगे रेगुलर MCQ सीरीज, जिसके अंदर इंक्लूड होएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको आइडिया लग सके। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन एनिमल किंगडम से आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन से आ रहे हैं। एनिमल किंगडम को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि रिलेट कर रहा है लाइफ प्रोसेस से, लाइफ प्रोसेस को रिलेट करना है सेल से, नहीं छोड़ना, क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कुछ कुछ यूनिट से चार चार क्वेश्चन आते ही 21 क्वेश्चन बन जाते हैं और पता नहीं लगता हमें। तो इसलिए टॉपिक को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। जो जो टॉपिक आपको लेक्चर में प्रोवाइड की जाएगी अच्छे से अटैम्प्ट करना है उन्हें, क्वेश्चंस को रेगुलर आपको वीडियोस लेक्चर देखने हैं एंड साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पॉइंट नोट्स पे बनाने हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैसे प्रिपरेशन करनी है। स्टिल आपको कोई भी डाउट है कि और क्या कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है, तो NCERT को टारगेट तो करना ही करना है, लेकिन सिर्फ 9-10 से काम नहीं चलेगा, आपको 11-12 भी ऐड करनी है। 11-12 तो आप कहोगे पेपर तो आने वाला है, पूरी 11-12 इन दिनों में कैसे पढ़ लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 11-12 के जो टॉपिक ओवरलैप कर रहे हैं 9-10 से, जो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम लेक्चर में खुद से मैं आपको कवर करा दूंगी प्रेजेंटेशंस के थ्रू। जैसे कि एनिमल किंगडम कवर कर रहा है, कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा से क्वेश्चन आ रहा है तो हम उस टॉपिक को और फर्दर डिटेल में करेंगे। इस तरीके से करना है स्मार्ट स्ट्रेटेजी से। हार्ड में तो बायो बहुत बढ़िया है, बायो बहुत बढ़िया। आप 11-12 की बायो उठा के देखिए, बहुत बढ़िया। पूरी 11-12 को 1 बाय 1 करने बैठ गए तो बस फिर बायो ही कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हमें करनी है स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो, कि बायो को इस तरीके से करना है कि नंबर भी पूरे आ जाए और अदर सब्जेक्ट्स को भी कवर करने का टाइम मिल जाए और आपकी जॉब, आपके बच्चे भी इफेक्ट ना हो। तो ये है इस TGT साइंस लेक्चर के बारे में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।